बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में से चैप्टर नंबर 1 से रेलिवेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके लिए चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। रैशनल नंबर्स के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इन कंडीशंस के साथ कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे नंबर्स का जो सेट होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरी स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मतलब ये कि 1.5 ओवर 1.7 बज़ाहिर तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स नहीं है, बट दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 15 ओवर 17 सच दैट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, तभी हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, कुछ फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें पहली डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी डेसिमल पार्ट्स में जो डिजिट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। देखिए, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह से कि इसके ऊपर और नीचे इंटीजर्स बन जाएं। मतलब ये इसको लिखा जा सकता है 147 ओवर 100। हमने डेसिमल को रिमूव करते हुए नीचे 100 लिखा, अब ऊपर भी इंटीजर है, इसके नीचे भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं रैशनल नंबर की। इसका मतलब है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट्स, तमाम टर्मिनेंट डेसिमल फ्रैक्शंस रैशनल नंबर को बिलोंग करती हैं। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट रिपीट्स होते हैं इनडेफिनेटली। फॉर एग्जांपल 1.1414 एंड अप टू सो ऑन। आप देखिए कि इनडेफिनेटली रिपीटेशन हो रही है इक्वल इंटरवल्स के बाद, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। स्टूडेंट्स, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर हम 14 को डिवाइड करें 3 से, 3 4 आर 12, रिमाइंडर आया 2, पॉइंट लगा के 0 लगाइए तो 3 6 आर 18, अगेन वी हैव 2 और फिर 6 लगाएंगे और फिर 18। इसका मतलब ये हुआ कि 14 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया हमारा आंसर आया 4.666 अप टू सो ऑन। ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इट कैन बी कन्वर्टेड इन द नंबर such that numerator and denominator are integers and denominator is not equal to 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने ये सीखा कि रैशनल नंबर P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं इस तरह से कि इसके ऊपर और नीचे इंटीजर हो, और कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें कि नहीं करें। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगी तो रैशनल नंबर्स बनेंगे, अगर रिकरिंग होंगी तो तब भी रैशनल नंबर्स बनेंगे। अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी नंबर को हम P ओवर Q की फॉर्म में ना लिख सकें इस तरह से कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर हो, तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं ये भी इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल 1.413 अप टू सोन। अप टू सोन होने की वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट्स में डिजिट गिने नहीं जा सकते। फर्दर इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रही, इसका मतलब है ये रिकरिंग भी नहीं है, तो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग, तभी ये नंबर जो है इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर की दूसरी पहचान ये है कि अगर स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन आए और स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो तब हम कहते हैं कि ये नंबर इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फर्दर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो हम कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल इज एन अदर इर्रेशनल। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म में जब हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट n व्हेन n इज अ प्राइम नंबर तो ये इर्रेशनल नंबर है, और जनरलाइज फॉर्म में हम ये कहते हैं कि n अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तब भी ये इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगली प्रॉपर्टी में हम कह रहे हैं कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, पाई की जो डेसिमल वैल्यू होती है 3.1415 अप टू सोन, इसमें कहीं कोई रिपीटेशन नहीं आती। ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होने की वजह से इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है।
फर्दर ये भी याद रखिएगा कि पाई की जो वैल्यू 22/7 है ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट इक्वल होता तो फिर ये प्रॉपर्टी शेयर करती। 22/7 रैशनल नंबर है जबकि पाई इरेशनल नंबर है। मोर ओवर जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि पाई इरेशनल नंबर है, तो अगर पाई का कोई मल्टीपल आता है, पाई पे कोई स्क्वायर होता है या कोई और पावर होती है, तो वो तमाम नंबर्स इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर। देखिए इसमें पाई आ रहा है, पाई का स्क्वायर भी इरेशनल नंबर होगा, इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बहरहाल इसकी बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए। स्क्वायर रूट 16 का आंसर 4 आता है। 4 कैन बी रिटन एज 4/1 के ऊपर और नीचे इंटीजर्स बन जाएं, इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होने की वजह से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये नंबर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 बनता है। 2/1 रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो रैशनल नंबर फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू a इफ a इज x स्क्वायर अगर a के बराबर है तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू स्क्वायर रूट a आती है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही उसकी यहाँ पे डिमांड है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है प्राइम नंबर, बी में लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, सी में लिखा हुआ है नॉट परफेक्ट स्क्वायर और डी में इंटीजर। हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्दो के प्राइम नंबर्स भी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्म है, प्राइम नंबर इसमें कवर हो रहे हैं, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम फील्ड की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। फील्ड में हमें एक सेट गिवन होगा और दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। हम ये चेक करेंगे कि ये जो सेट है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है कि नहीं, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, इसमें आइडेंटिटी भी होल्ड करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होनी चाहिए, यानी कि वो सेट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 होती है वो भी सेट F के अंदर होनी चाहिए। मोर ओवर इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए। एडिटिव इनवर्स के लिए आप जानते हैं कि रियल नंबर का आप साइन चेंज करते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं। जब आप फील्ड की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 0 को इंक्लूड नहीं करते। अदरवाइज आप जानते हैं कि रियल नंबर्स में तमाम रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है सवाए 0 के, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। लेकिन जब हम फील्ड की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे होंगे तो 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर्स का जो सेट F को बिलोंग करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक किया करेंगे। बहरहाल पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर A को B पे ऑपरेट करें और B को A पे ऑपरेट करें अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन, तो आंसर सेम आता है। अगर किसी सेट में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करें, एडिशन के लिहाज से 5 और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 5, टोटल 10 प्रॉपर्टीज बनती हैं। फर्दर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो किसी भी सेट में ये 11 प्रॉपर्टीज के होल्ड करने पर हम उसको फील्ड का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी आप पढ़ चुके हैं। इन पर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ताकि इनसे बनने वाले सारे सवाल आप सॉल्व कर सकें। यहां पर जो हमने फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी वो तमाम प्रॉपर्टीज को कवर कर रही हैं। इसके बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फील्ड। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सेट फील्ड नहीं है। जब भी फील्ड के बारे में सवाल पूछा जाता है तो ऑपरेशन देना जरूरी नहीं, ऑब्वियस होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ऑपरेशंस के लिहाज से हम चेक करेंगे कि गिवन सेट फील्ड है कि नहीं। रियल नंबर्स तमाम 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी और रैशनल नंबर भी, लेकिन जो इंटीजर है ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 2 जो है वो एक इंटीजर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 इंटीजर नहीं होता। इसका मतलब है कि इसमें इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इक्वल टू बी इंप्लाइज b इक्वल टू a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि एक नंबर जो रियल नंबर है वो अपने ही बराबर होता है, और बड़ी ऑब्वियस ही प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि यहां ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लिखा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। मोर ओवर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी में हम ये क्लेम करते हैं कि अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, दिस विल इंप्लाइज दैट a इक्वल टू c, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेशन यहां नहीं लिखा हुआ तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
इसमें हम कहते हैं कि कोई से दो रियल नंबर्स के लिए एक रियल नंबर दूसरे से या बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी भी एंटी टेस्ट में हमसे पूछी जा सकती हैं। अगर हमें इन प्रॉपर्टीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद होगा तभी हम अप्रोच कर सकते हैं टूवर्ड्स करेक्ट आंसर, इसलिए इन प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशंस याद करने जरूरी हैं। इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 रियल नंबर्स हैं, सी नेगेटिव है, तो बताएं इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर हम इनइक्वालिटीज पर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं। जिस तरह से इक्वालिटी पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर ए बी के बराबर है तो कोई नंबर सी हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको रियल नंबर्स गिवन है, वो रियल नंबर्स इनइक्वालिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए जो है रियल नंबर बी से छोटा है और अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ए सी जो है दैट विल बिकम ग्रेटर देन बी सी, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एक और इस्तेमाल देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। फर्ज कीजिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि 3 ग्रेटर देन 2, दिस इंप्लाइज दैट 6 इज ग्रेटर देन 4, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां इस्तेमाल हुई? आप देखिए इसके दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी जनरेट करने के लिए हमने इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये देखिए, वो कहता है कि 3 नंबर्स ए बी सी हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं और c लेस देन 0 है। पहले एक्सप्रेशन में कह रहा है कि इसके दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किया लेकिन एक्सप्रेशन लेस ही रहा, तो ये तो गलत आंसर होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स होना चाहिए था। यहां वो क्लेम करता है कि a b से बड़ा था, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई किया और ये बड़ा ही रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि c नेगेटिव था, ये भी इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन में वो कहता है कि a ग्रेटर देन b है तो ए सी लेस देन b है। यस, दिस इज ट्रू, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एंड वी विल गो विद दिस आंसर। इसके बाद एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। a इज ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑल दो कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से भी डिड्यूस हो सकती है, बट वी विल गो विद दिस आंसर क्योंकि एग्जैक्टली ये रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कहती ये है कि अगर a b से बड़ा हो और आप दोनों एक्सप्रेशंस का रेसिप्रोकल ले लें तो 1 ओवर a लेस हो जाएगा 1 ओवर b से। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि 4 जो है वो ग्रेटर है 1 ओवर 5 से। जब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहां 1 ओवर 4 बनेगा, वहां 5 बनेगा, तो ऑब्वियसली 5 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, तो इसका आंसर होगा रेसिप्रोकल। एडिटिव लॉ का यहां जिक्र किया गया है। एडिटिव लॉ में हम ये कहते हैं कि अगर एक नंबर 5 बड़ा है 3 से और आप दोनों तरफ वो नंबर प्लस करना चाहते हैं तो वो सेम नंबर आप दोनों तरफ प्लस करेंगे। 5 + 2 विल बी ग्रेटर देन 3 + 2 एंड इट इज एन ऑब्वियस रिजल्ट, 7 विल बी ग्रेटर देन 5। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 4 रियल नंबर्स दिए जा रहे हैं। विच वन इज ट्रू? पहले में कहा जा रहा है कि ए सी बी सी के बराबर हो, दिस विल इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। बजाहिर तो ये लग रहा है कि सी को आप राइट साइड पे कैंसिल करेंगे बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ, तो आंसर ए इक्वल टू बी आ जाएगा। इसी तरह बी ऑप्शन में ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स ए इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी बजाहिर ठीक लग रहा है। यहां पर देखिए, अगर आप गोल्डन रूल को यूज करें तो आप इसके दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो बजाहिर ये सारी प्रॉपर्टीज ठीक लग रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जितनी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ते हैं इन जर्नल ये कंडीशनल होती हैं। यहां पर कंडीशन मिसिंग है। आप जब दोनों तरफ सी कैंसिल करते हैं तो ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ यहां मेंशन नहीं है। यहां मेंशन होना चाहिए था कि सी शुड नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन पर आ जाइए, ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स ए, लेकिन यहां भी मेंशन होना चाहिए था कि ए जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से यहां भी सेम कंडीशन है कि जब इस नंबर को आपने डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि नन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें कंडीशन आगे नहीं बताई गई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो नंबर इमेजिनरी बन जाता है, और ऐसे तमाम नंबर जिनमें आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर अपीयर होता है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, तो इससे अगला स्टेप ये बना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। जैसे ही हमने डिफाइन किया कि आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा की तमाम बड़ी इंटीग्रल पावर्स को अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
याद रखिए कि आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर हो तो उसका आंसर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में आता है, या +1 या -1 या आयोटा या माइनस आयोटा। इसके सिंप्लीफिकेशन पे हमारी ग्रिप होनी चाहिए क्योंकि इजी टॉपिक है, आप में से अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में पहले ही जानते हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि आयोटा रेज़ टू पावर 17 को अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो तो इसमें से आयोटा कॉमन निकालिए, आयोटा रेज़ टू पावर 16 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 8, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर -1 होता है और -1 की पावर में इवन हो गया वो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आयोटा आ गया। जैसा कि हमने क्लेम किया था कि आयोटा की कोई भी इंटीग्रल पावर हो तो आंसर +-1 या +- आयोटा में से कोई एक आता है। मोर ओवर ये याद रखिएगा कि अगर ये पावर इवन हो तो आंसर +-1 में से आएगा, और अगर ये पावर ऑड हो तो इसका आंसर +- आयोटा में से कोई एक आंसर आता है। इसके बाद स्टूडेंट हम इसकी जनरल फॉर्म पे बात करते हैं। आमतौर पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया जाता है। इसके रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट कहलाता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में क्लेम किया जाता है कि x भी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और y भी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। फर्दर एवरी रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से रियल नंबर 4 है, 4 कैन बी रिटन एज 4 + 0 आयोटा, तो किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर सकते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। स्टूडेंट्स जब हमने इसकी जनरल फॉर्म की बात की तो हमने एक क्लेम किया था कि ये दोनों नंबर्स रियल नंबर होने चाहिए और इसको रियल पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया जाए जैसे 1 + आयोटा का स्क्वायर और पूछा जाए इसका रियल पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट 1 नहीं होगा। इसका रियल पार्ट बताने के लिए हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा इसकी जनरल फॉर्म में, और ऐसा करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन किया जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, पहली टर्म का स्क्वायर, उसके बाद इसकी दूसरी टर्म का स्क्वायर और फिर 2ab वाली टर्म से 2 आयोटा बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होने की वजह से वो +1 को कैंसिल करेगी और हमारे पास बचेगा 2 आयोटा। अब जब इसका रियल पार्ट पूछा जा रहा था तो इसका मतलब है कि हम इसका रियल पार्ट बताएंगे जो 0 है। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो हम इसका इमेजिनरी पार्ट बताते 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल या इमेजिनरी पार्ट बताना हो तो पहले हम उसको जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए स्टूडेंट्स अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। अगर उसकी कोई पावर हो तो पावर को ओपन करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर पर। स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें आयोटा के साथ कोई रियल नंबर जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो। ऐसे सारे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, 3 आयोटा, -1/7 आयोटा, ये सारे नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट ट्रू? पहली ऑप्शन देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आयोटा की अगर ऑड पावर हो तो आंसर में आयोटा आएगा। ये कैसे हो सकता है कि आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर है यहां आयोटा के साथ मिलकर आंसर 0 दे दे? तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इसकी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन बी को देखिए, स्क्वायर रूट -2 को हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं √8 आयोटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 16 आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसका मतलब है इसका आंसर -4 आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी इसकी इनकरेक्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फर्दर आयोटा रेज़ टू पावर -1, ये एक्सप्रेशन भी अक्सर हमारे सवालों में सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल होता है। याद रखिए आयोटा रेज़ टू पावर -1 जिसको हम 1 आयोटा लिखते हैं, आफ्टर रैशनलाइजेशन इसका आंसर माइनस आयोटा आता है। आयोटा इसका आंसर रॉन्ग आंसर है। इसका मतलब है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस आर नॉट ट्रू। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें रियल बताना है इसका। अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने के लिए जरूरी है कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए जनरल फॉर्म में। तो उसके लिए आप इसको रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करने के बाद इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला बताया जा रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल फॉर्म में हो और आपने इसका रियल पार्ट बताना हो तो आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में c² + d² आ जाएगा और न्यूमरेटर में आप इसको मल्टीप्लाई करें ac और bd और ऐड कर दें तो इसका रियल पार्ट का आंसर आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट का आंसर निकालने के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए फॉर्मूला तो सेम है। न्यूमरेटर में जो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b को c से और a को d से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो आपके पास डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहां कुछ कंसेक्टिव इमेजिनरी नंबर्स ऐड हो रहे हैं आयोटा से लेकर 37 तक। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आयोटा की कंसेक्टिव पावर्स जो हैं उनका सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, इसका आंसर 0 होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ कितनी कंसेक्टिव पावर्स हैं।
37 से पहले 36 4 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि आयोटा से लेकर आयोटा रेस्ट पावर 36 तक ये सारी टर्म्स ऐड होकर 0 हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ आयोटा बचेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, आयोटा। आई रिपीट, आयोटा की जो कंसेक्टिव पावर्स होती हैं, 4 पावर्स, उनका सम 0 होता है। वो किस तरह से, ये देखिए, फर्ज करें कि आयोटा रेज़ टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 11 प्लस 12 प्लस 13 है। इसमें से आप आयोटा रेज़ टू पावर 10 को कॉमन निकाल लीजिए, बाकी बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से +1 से कैंसिल होगा और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होने की वजह से कैंसिल होगा। आपने देखा इसका आंसर 0 आ गया। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने किया। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई होने वाले कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने लगे हैं। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताता है। इसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में हो तो हम उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को स्क्वायर करके सम करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ऐसा करने से हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हम सपोज करें 3 + 4 आयोटा, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो बराबर हो जाएगा 9 + 16 स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट 25, मतलब इसकी वैल्यू 5 आएगी। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, यानी कि z मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टी। एज इट इज अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आती है, आपने याद की होगी, तभी आप इसके करेक्ट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इनमें से कई प्रॉपर्टीज को हम एज अ ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां ये कहा जा रहा है कि z1 और z2 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करें या फिर ये किया जाए कि इनका मॉड लेके इनको मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम एज अ ट्रिक कैसे कर सकते हैं? देखिए, 1 + आयोटा √3 + आयोटा और 1 - आयोटा, इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मॉड लेना है। ये करने की बजाय हम मॉड लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मॉड 1² + 1² यानी कि स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसका मॉड 3 + 1 स्क्वायर रूट यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 आएगा। और इसका मॉड भी 1 + 1 स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो आप देखें, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 2 2 4, तो कितना इजीली हमने इसको इवैल्यूएट कर लिया। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 1/2 + √3/2 आयोटा की पावर 4 लेकर इसका मॉड लें, तो अब ये मुश्किल होगा कि 2 नंबर्स की पावर 4 लेना। तो जब 2 नंबर्स की पावर 4 लेंगे तो 5 टर्म्स एक्सपेंड होंगी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे कि पहले मॉड लेते हैं और फिर पावर 4 ले लेते हैं, क्योंकि मॉड लेने से वो एक रियल नंबर बन जाता है और रियल नंबर की पावर लेना आसान होगा। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर कीजिए, 1/4 आया। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कीजिए, 3/4 आया। इनको जमा करें तो 1 आता है और 1 की पावर 4 1 होगी। तो आपने देखा कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कितने इजीली हमने इसको इवैल्यूएट कर लिया। बहरहाल ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिसमें यह कहा जा रहा है कि z इनवर्स का जो मॉड है वो 1/z मॉड के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी एज इट इज भी पूछी जा सकती है और इस प्रॉपर्टी को भी एज अ ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं इनवर्स वाले सवालों में। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगला ऑपरेटर पढ़े हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, तो ये कॉन्जुगेट का आंसर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर -4 आयोटा + 3 के बराबर है तो इसका कॉन्जुगेट जब आप फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आयोटा + 3। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a + b आयोटा है तो हो सकता है कि उसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में a, b लिखा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पे आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, मतलब यहां कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर a, b आएगा। फर्दर प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी स्टूडेंट्स आप अपने सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ये प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो उसके मॉड का स्क्वायर आता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रेलेवेंट बाकी प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कॉन्जुगेट सेपरेट कर सकते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तब भी हम कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस।
जैसा कि हमने अभी कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा, तो कॉन्जुगेट लेने से जो नया नंबर आता है वो उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में अगर मैं यहां पर एक नंबर लेता हूं 3 + 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो 3 - 4 आयोटा होगा, तो डेफिनेटली वो ऑर्डर पेयर यहां बनेगा। तो आपने देखा कि किसी नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा। इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाएगा 3,4 और इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाएगा 3,-4। आप इजीली देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट 3,4 है तो 3,-4 इसके रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स लेना हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि इनवर्स लेने का मतलब होगा उसको रेसिप्रोकल में ले जाएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिनोमिनेटर में आएगा हम उसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की जो पहली टर्म है उसमें ए और बी इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं कि न्यूमरेटर में आप ए लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें -b/a² + b² लिखा जाएगा, और ऐसा करने से आपके पास इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर चुके कि इसका एक रियल पार्ट है और इसका एक इमेजिनरी पार्ट है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके बाद हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। आर्गन डायग्राम में हम कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केच करने के लिए उसकी जो पोजीशन में पॉइंट बनता है, फॉर एग्जांपल x, y ऑर्डर्ड पेयर जो पॉइंट जनरेट करता है सेंटर से वहां तक की जो डायरेक्टली लाइन सेगमेंट होगा ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल बना रहा है उसको हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए एक कंडीशन है कि ये आंसर -π से π तक होना चाहिए। -π से π तक की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट फॉर्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा। अगर हम y एक्सिस और x एक्सिस में एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं x, y, तो आप नोट कीजिए कि ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस y होगा। उसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट करते हैं। अगर इसका एंगल थीटा है जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो नोट करें कि जब आप यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि y/x। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y/x। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, जब उसने ये कंडीशन लगाई कि जब आप आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल फाइंड करेंगे तो वो होना चाहिए -π से लेकर +π तक। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज याद करेंगे। उन फॉर्मूला को अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो इस डोमेन की रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा। वो टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं। देखिए, y एक्सिस और x एक्सिस में पहले क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल आता है तो उसका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा टेंजेंट इनवर्स y/x। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा π - tan इनवर्स y/x। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है तो हम x पे मॉड इस्तेमाल करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होगा -π + tan इनवर्स y/x। यहां मॉड इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको मॉड के बगैर ही रखेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स y/x। क्योंकि यहाँ y नेगेटिव है तो हम y पे मॉड इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ y पे मॉड इस्तेमाल नहीं किया तो आप मॉड इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल बी ओके, क्योंकि हमें आंसर इसका पॉजिटिव चाहिए। यहाँ y जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए y पे मॉड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमने ये दो फॉर्मूलाज पढ़े। जब हम कैपिटल A के साथ आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला पिक करेंगे। कैसे पिक करेंगे? हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा हम देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसका फॉर्मूला पिक करेंगे, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आर्गुमेंट फाइंड कर लेंगे। और अगर हमें इसको जनरलाइज करना होगा तो आप जानते हैं कि जनरलाइज करने के लिए 2n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो अब हम फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए जो हमने अभी फॉर्मूलाज डिफाइन किए हैं वो मैंने आपके सामने एक दफ़ा फिर लिखे हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चूज करेंगे।
इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमारे पास जो एंगल का आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली हमारी डोमेन की रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेगा, जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर कैपिटल ए के साथ आर्गुमेंट पूछा जाएगा तो वो इस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और अगर स्मॉल ए के साथ पूछा जाएगा तो ये जनरलाइज्ड आर्गुमेंट होता है, इसमें 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर ऐड किया जाता है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। फर्स्ट कीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है √3 माइनस एयोटा, इसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव होने की वजह से ये देखिए कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। हम इस फॉर्मूले को चूज करेंगे। इस फॉर्मूले को चूज करना है तो इसका मतलब है x और y पता होने चाहिए। x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू -1 होगी। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो -1 के मॉड पे लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसके बाद नीचे आ जाएगा √3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन tan इनवर्स का इनर बनेगा 1/√3। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1/√3 क्योंकि π/6 के बराबर होता है, तो इसका जो आर्गुमेंट है वो -π/6 आया। फर्दर एक और क्वेश्चन की मदद से देखें, आर्गुमेंट ऑफ -7 + 7 आयोटा फाइंड करना है। इसका भी आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इस फॉर्मूले को हम चूज करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पाई माइनस tan इनवर्स y/x मॉड, क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव है, x नेगेटिव था तो मॉड लेने से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 7/7 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो पाई माइनस π/4 मतलब +3 π/4 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्योंकि स्मॉल ए के साथ आर्गुमेंट पूछा गया था, इसलिए फर्दर हम इसको जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें 2n पाई प्लस कर देना है। तो अब हम अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। इन आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को अपने लिए बहुत आसान बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि अगर आर्गुमेंट अप्लाई हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स पर तो इस माइनस को हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट अप्लाई हो किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट पर तो हम उन दोनों का अलग-अलग आर्गुमेंट फाइंड करके उनको प्लस कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये बता रही है कि अगर हम आर्गुमेंट अप्लाई कर रहे हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों के अलग-अलग आर्गुमेंट फाइंड करके उनको माइनस कर दें। और इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, तो ये करने की बजाय आप पावर n को मल्टीप्लाई करके उसका आर्गुमेंट फाइंड कर लें। ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए सवालों को बहुत आसान बना देंगी। वो इस तरह से कि सपोज कीजिए कि आपसे कहा जाता है कि 2 - 2 आयोटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 10 ली जाए और उसका आर्गुमेंट फाइंड किया जाए। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 10 लेना मुश्किल काम है क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी पावर 10 से 11 टर्म्स आएंगी। अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें आर्गुमेंट ऑफ 2 - 2 आयोटा को, तो ये इजी काम होगा। डायरेक्ट देखिए कि आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स y/x। मॉड अप्लाई करने के बाद 1 बन जाएगा और tan इनवर्स 1 45 होता है, तो इसका मतलब है -π/4 इसका आंसर आया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर -5π/2 आ जाएगा। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इसका आर्गुमेंट फाइंड कर लिया। अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से जाते तो ये बहुत मुश्किल सवाल बन जाता। फर्दर एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका आर्गुमेंट लें, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों के आर्गुमेंट्स लेकर उनको हम प्लस कर देंगे। तो यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की। देखिए आर्गुमेंट जब अप्लाई किया तो दोनों पर हमने सेपरेट कर दिया और दरम्यान में प्लस लगा दिया। अब करना ये था कि दोनों के आर्गुमेंट्स फाइंड करके उनको जमा कर दिया जाए। इसका आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए tan इनवर्स y/x का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो इसका आंसर आया 45। और दूसरे एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स y/x, क्योंकि y पे मॉड है तो 1/√3 आ जाएगा। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट था तो फॉर्मूला नेगेटिव के साथ होता है। फर्दर tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है और tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री होता है। माइनस करेंगे तो आंसर इसका 15 डिग्री आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो उसकी करेक्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगले बोर्ड पर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पे बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कार्टियन प्लेन में हम रेक्टेंगुलर वे से कोऑर्डिनेट्स जनरेट करते हैं। पोलर फॉर्म में हम ये करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी पॉइंट तक अप्रोच करना हो तो उसका डायरेक्ट डिस्टेंस और उसका एंगल हमें पता होना चाहिए। आर और थीटा की फॉर्म में इस पॉइंट को जनरेट किया जाता है। यहां पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। सपोज करें कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस एयोटा वाई, जिसको हमने ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा। ऑर्डर पेयर ये बता रहा है कि ओरिजिन से यहां तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने एक्स कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस हमने वाई कवर किया। अगर हम इसको पोलर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस अगर हम r सपोज करें, इसको हम रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, और आर्गुमेंट थीटा सपोज करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स r कोमा थीटा बन जाएंगे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशन डिफाइन किया। अगर आप प्रॉपर्टी लगाएं साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूले से तो x की वैल्यू आती है r cos थीटा और y की वैल्यू आती है r sin थीटा। इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन है एक्स वाई को इन टर्म ऑफ आर थीटा लिखा गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आर और थीटा को इन टर्म ऑफ एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। अगर आप यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू निकलती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब x और y की इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, r कॉमन निकालेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पोलर। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में r निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और थीटा की हम प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं, जिसको हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको लिखने की एक और नोटेशन भी है, शॉर्ट नोटेशन। c के लिए यहाँ पे c लिखा गया, आयोटा के लिए i और साइन के लिए s, मतलब r सिस थीटा। और इसको लिखने की एक और नोटेशन भी इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं ऑयलर्स रूल। ऑयलर्स रूल ये कहता है कि e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये सारी नोटेशन याद रखिएगा। किसी भी नोटेशन के इस्तेमाल से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि e रेज़ टू पावर आयोटा पाई किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयलर्स रूल से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस की वैल्यू पाई पे -1 होती है और साइन पाई 0 होता है, तो इसका मतलब है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर -1 के बराबर आएगा। फर्दर स्टूडेंट्स इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने लगे हैं। इन रूल्स में हम सिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फॉर्म है उसकी बात करेंगे, यानी कि इसकी पोलर फॉर्म। इसमें कहा जा रहा है कि सिस अल्फा और सिस बीटा अगर मल्टीप्लाई होंगे तो एक दफा सिस लिखकर हम इनके एंगल्स को प्लस कर सकते हैं। मतलब ये कि कॉस प्लस आयोटा साइन अल्फा के साथ और कॉस प्लस आयोटा साइन बीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कॉस प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो एंगल्स माइनस कर दिए जाते हैं, और अगर 1 ओवर सिस अल्फा हो तो इसको कॉस प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। एंड फाइनली अगर सिस की पावर n हो तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नोटेशन डी मॉर्गन्स रूल को भी रिप्रेजेंट करती है, जो हम नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ने लगे। तो अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, और जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनसे रेलिवेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। -2 + 2 आयोटा इज, तो ये पूछा जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको कार्टियन फॉर्म में गिवन था, इसकी पोलर फॉर्म इन चारों में से क्या होगी। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें दो पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, r और थीटा। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं z mod, मतलब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि इसका रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, वो वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आया 2 स्क्वायर रूट 2। लेकिन ये आंसर तो चारों ऑप्शन में लिखा गया था, इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर वैल्यूट नहीं करेगा। हमें थीटा फाइंड करना होगा। थीटा फाइंड करने के लिए यानी कि आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम ये चेक करेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड। तो क्योंकि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -2 है, तो मॉड लेके 2 ओवर 2 बनना था, जिसको मैंने 1 लिख दिया। tan इनवर्स 1 क्योंकि π/4 होता है, पाई माइनस π/4 3π/4 बनेगा, जिसको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 135 डिग्री बनता है। तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू 135 डिग्री यहाँ लिखी गई है, और आप नोट कीजिए यहाँ भी 135 डिग्री है, लेकिन ये सिस की फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस रियल पार्ट होना चाहिए और साइन इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम बात करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम की। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होता है पोलर फॉर्म में। कॉस प्लस आयोटा साइन की अगर पावर n हो तो ये रूल हमें इजाजत देता है कि पावर को हम एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से ये देखिए, कॉस 10 डिग्री
प्लस आयोटा साइन 10 डिग्री होल रेज़ टू पावर 6। इस क्वेश्चन को एवेल्युएट करना हो तो आप नोट कीजिए कि मुश्किल एक्सप्रेशन है कि बाइनोमियल की पावर 6 ओपन की जाए, 7 टर्म्स निकाली जाए, उनको सिंप्लीफाई किया जाए। लेकिन अगर यहां पर हम डे मॉर्विस रूल को इस्तेमाल करते हैं तो हम पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप पावर को एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। और आप देखें इसको आप इजीली वैल्यूट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि cos की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 होती है और साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो ये दो टर्म्स आएंगी 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। डे मॉर्विस रूल अप्लाई करने की कुछ शराइत हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके रियल पार्ट में कॉज और इमेजिनरी पार्ट में साइन होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसा सवाल आए जिसमें लिखा हो कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल रेज़ टू पावर n, वहां हम ये नहीं कर सकते कि पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। बहरहाल कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि अलाइड एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए साइन को कोस में कन्वर्ट कर दें। आप जानते हैं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस π/2 माइनस थीटा और कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन π/2 माइनस थीटा। बहरहाल ये कंडीशन मैंने आपको बताई हैं डे मॉर्विस रूल अप्लाई करने के लिए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें cos 60 प्लस आयोटा साइन 60 की पावर 2 है और नीचे cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 है। पहला काम तो हम ये करेंगे कि डे मॉर्विस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां बना cos 120 प्लस आयोटा साइन 120 और नीचे वाला एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिख दिया। अभी हम इसको जब सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमने सिस का रूल पढ़ा था कि सिस थीटा 1 ओवर सिस थीटा 2 इज इक्वल टू सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी एंगल्स माइनस कर सकते हैं। तो 120 में से 30 माइनस कीजिए 90 डिग्री बन जाएगा। अब सिस को एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, क्योंकि cos की 90 पे वैल्यू 0 होती है, साइन की 90 पे वैल्यू 1 होती है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये था डे मॉर्विस थ्योरम। अब हम फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कैसे फाइंड किया जाता है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका एक लोकस जनरेट होता है, एक पाथ जनरेट होता है, कोई कर्व बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक जनरल फॉर्म में कहें कि z बराबर है x प्लस आयोटा y के और रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि इसका मॉड जो है वो 1 के बराबर होगा, तो z का जो मॉड है इसका फॉर्मूला होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको 1 के बराबर लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। तो आपने देखा सर्कल बना। इसका मतलब ये हुआ वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर जिन पर रिस्ट्रिक्शन है कि इनका मॉड 1 होगा, जो कर्व जनरेट कर रहे हैं वो सर्कल है, यानी कि उन तमाम नंबर्स का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, लोकस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का लोकस बताना है। लोकस फाइंड करने के लिए करना ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है z, वो हम वहां पे पुट कर देते हैं। अगर आप z की जगह लिखेंगे x प्लस आयोटा y और साथ इसके z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कीजिए जो कि बराबर होगी x माइनस आयोटा y के, तो ये बराबर आया 2 आयोटा के। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y इक्वल टू 2 आयोटा। x कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा y की वैल्यू 2 आयोटा के इक्वल आ रही है, 2 आयोटा कैंसिल कर दीजिए तो y की वैल्यू 1 आई। आप देखिए जिस इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल y इन्वॉल्व होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रहा है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट नोट बताया जा रहा है, वो ये कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का जो सम है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। देखिए अगर एक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और लेस देन इक्वल टू 6 हो तो इसकी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू अटेन करेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू वो 6 होगी और जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 होगी। इसी इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। अब हमें इस सवाल में कहा जा रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, z2 ये नंबर है, तो हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है z1 प्लस z2 मॉड की। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है, z1 पे मॉड लें, z2 पे मॉड लें, माइनस करें, जो आंसर आता है उसका एब्सोल्यूट ले लें। अब इसको करने के लिए ये देखिए, जब हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉड लिया
तो 4 + 5 स्क्वायर रूट बना। जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे मॉड लेंगे तो 9 + 16 स्क्वायर रूट बनेगा। 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका आंसर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 - 5 -2 बनता है, लेकिन उसका मॉड जो है वो +2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। आमतौर पर हम आयोटा की इंटीग्रल पावर्स के साथ डील करते हैं, लेकिन यहां पर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके लिए हम इस पे रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट वो एक्सप्रेशन होगा जिसका स्क्वायर इसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। इस रिजल्ट को हम इसी तरह से फाइंड करेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से किसका स्क्वायर इसके बराबर आता है। देखिए 2 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा का स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट 3 जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम प्लस के साथ स्क्वायर लेंगे तो 2ab वाली टर्म भी प्लस के साथ आएगी। मतलब ये कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगी। अब ए ऑप्शन को हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 - आयोटा स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस लिख लीजिए, और -2ab वाली टर्म में 2√3 इंटू आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और -2√3 आयोटा। एज एक्सपेक्टेड तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और आज हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक कवर किया है, जिसमें हमने रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।